बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब जरा दिमाग का डब्बा खोल के बात सुनना कि आपके पास कोलिजन्स के टोटल 4 टॉपिक्स हैं। कितने टॉपिक्स हैं? 2 टॉपिक्स हैं वन डायमेंशन में, 2 टॉपिक्स किसमें हैं, और 2 टॉपिक्स आपके पास हैं 2 डायमेंशन। यानी जब आप पढ़ेंगे वन डायमेंशन तो आप इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की डेरिवेशन कल कर चुके हैं, ऐसे ही है, और उसमें हमने फॉर्मूला डिराइव किए V1 डैश और V2 डैश। आज हम वन डायमेंशन का पहले पढ़ेंगे इन इलास्टिक कोलिजन, वो कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं रहती। इन कोलिजन्स के बारे में जरा ज्यादा विजिलेंट रहना है समझने में, क्योंकि इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं। फिर हम शिफ्ट कर जाएंगे 2 डायमेंशंस पे। हम 2 डायमेंशंस में इलास्टिक कोलिजन भी पढ़ेंगे और 2 डायमेंशंस में इन इलास्टिक भी। एक ही तरतीब है, इलास्टिक इन इलास्टिक हमने वन डायमेंशन में भी पढ़ना है, इलास्टिक इन इलास्टिक हमने 2 डायमेंशंस में भी पढ़ना है। पहले इसको पढ़ते हैं वन डायमेंशन में। वन डायमेंशन इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन पहले तो होती कब है? 2 गाड़ियों की सड़क पे टक्कर हो गई है, इन इलास्टिक कोलिजन है। आपको कराटे आते हैं, आपने ईंटें रख के जोर से कराटा मार के ईंटें तोड़ी हैं, तो आपकी सारी काइनेटिक एनर्जी ईंटें तोड़ने में यूटिलाइज हो गई है, वो अब बची नहीं है बाकी, पहले थी, अब मजीद बाकी एनर्जी की फॉर्म काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में ना रहे तो समझ जाओ वो कोलिजन क्या है, इन इलास्टिक है। एक गेंद जमीन पे फेंकी, वो वापस उतनी हाइट पे नहीं आती, वो दरमियान में रास्ते में टक्कर खाते हुए अपनी काइनेटिक का कुछ हिस्सा साउंड में और हीट में कन्वर्ट कर चुकी है, तो जितनी पहले काइनेटिक थी वो अब वापस नहीं है। तो रियल लाइफ में जितनी बुनियादी कोलिजन्स हैं वो सारी की सारी क्या है? काइनेटिक है। जो सारी की सारी इन इलास्टिक है। जो इलास्टिक कोलिजन है ना, इसमें एक मिसाल आती है, आइडियल गैस हम इमेजिन करते हैं। थर्मोडायनामिक्स में एक गैस पढ़ते हैं, कौन सी गैस? आइडियल गैस। पढ़ी मैट्रिक में? नहीं पढ़ी। आइडियल गैस एक प्यारे बच्चों, लेक्चर सुन तो रहे हो, साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। फरूजा पे बबरी एक गैस है जिसके मॉलिक्यूल्स आपस में आइडियली कोलाइड करते हैं, यानी इलास्टिकली कोलाइड करते हैं। और आसान काम बता देता हूं, जब भी बहुत ज्यादा हार्ड ऑब्जेक्ट्स की आपस में कोलिजन होती है, जैसे स्नूकर की बॉल्स आपस में टकराती, दोनों हार्ड होती हैं और हार्ड टक्कर के बाद उनकी शक्ल बदलती। जहां टक्कर के बाद इस शक्ल में बदलाव ना है, वो कुछ हद तक उसको क्या कंसीडर किया जा सकता है? इलास्टिक कोलिजन। लेकिन अगर परखच्चे उड़ जाएं, ईंटें टूट जाएं, गाड़ियों की शक्ल बिगड़ जाए, तो वो टाइप ऑफ कोलिजन क्या कहलाएगी? अब इन इलास्टिक कोलिजन की जो हद कोलिजन है ना, अल्टीमेटली मतलब इससे ज्यादा कोई चीज इन इलास्टिक नहीं हो सकती, वो ये होती है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को टक्कर मार के उसी में खुब जाए। जैसे गोली किसी इंसानी जिस्म में एंटर हो जाए या किसी लकड़ी के ब्लॉक में ईंट पे मारे तो उसी के अंदर व्यवस्थ हो जाती। तो बच्चों, गोली जब उस चीज के अंदर एंटर होगी तो रुकते रुकते उसने अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी लूज तो की है। किस शक्ल में? हीट एनर्जी की शक्ल में। किस शक्ल में? तो इन इलास्टिक के यहाँ पे 2 टॉपिक्स हैं, दोनों में ही आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट टक्कर के बाद एक ही बन गए, अलग अलग नहीं रहे। इलास्टिक में चीजें जुड़ेंगी नहीं और इन इलास्टिक में टक्कर के बाद चीज ने अलग होना नहीं। तो ये मास 1 है, ये उसकी वेलोसिटी 1 है, ये उससे आगे एक मास 2 है, ट्रेवल कर रहा है वेलोसिटी v2 से। सिचुएशन क्या है? ये मास इसे मारेगा टक्कर मार के ये गोली की तरह समझो इसी में जम हो गया। जम हो गया तो अब मैंने 2 दायरे बना दिए। ये दोनों दायरे क्या शो कर रहे हैं कि दोनों मासेस क्या हो गए हैं? इक्वल। इस सूरत हाल में हम इसको कैपिटल M तो कहेंगे, लेकिन कैपिटल M का मतलब है M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। अब ये पूरा सिस्टम एक ही वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, जिसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी। इन इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व कौन रहता है? सिर्फ मोमेंटम। तो आप इस पे कंजर्वेशन ऑफ क्या लगा सकते हैं? काइनेटिक का कंजर्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। लिहाजा एक आसानी तो है कि सिर्फ मोमेंटम लिखना। क्या है? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू, उत्तर ए इनिशियल मोमेंटम है, क्या है? फाइनल मोमेंटम है। इनिशियल मोमेंटम क्या है? m1 v1 प्लस m2, ये लिखा हुआ। और फाइनल मोमेंटम में दोनों मासेस एक ही मास बन गए, m1 प्लस m2 इंटू 1 सिंगल वेलोसिटी, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। इक्वेशन किसकी बनानी है? फाइनल वेलोसिटी की। तो ये m1 प्लस m2 दूसरी तरफ जब डिवाइड करोगे तो ये v1 वाले टर्म से अलग डिवाइड होगा और v2 वाले से अलग डिवाइड होगा। ये अलग अलग डिवाइड हो भी गया। अब जरा आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। बुक में लिखा है कि अगर v2 वेलोसिटी जो दूसरे मास की वेलोसिटी है वो 0 होती, यानी पहले तो दोनों चल रहे थे ना,
दोनों ना चल रहे होते, सिर्फ V2 रुका होता है, V1 चल रहा होता, तो उस सूरत हाल में इक्वेशन की ये दूसरी साइड जहां V2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरी क्या हो जाती, जीरो हो जाती। तो आपके पास इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ इस हालत में बचनी थी जिसमें सिर्फ VF इज इक्वल टू M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू V1। अब ये इक्वेशन के बारे में बुक में लिखता है कि फाइनल वेलोसिटी इस रेशो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसमें भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ज्यादा किसके है, M1 के। यानी ये वाला वजन जितना ज्यादा होगा फाइनल वेलोसिटी भी दोनों की उतनी ही ज्यादा होगी। समझ आ गई बात की? आसान सी डेरिवेशन है, सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। उसके बाद इक्वेशन को इस शक्ल में लाने के बाद आपने किताबी तौर पे आगे चलना है कि अगर फाइनल इनिशियल सेकंड वेलोसिटी क्या होती, जीरो, तो इक्वेशन आधी रह जानी थी। इस इक्वेशन में भी ये बताया जा रहा है कि M1 जितना ज्यादा होगा आपके पास ग्रेटर M1 ग्रेटर विल बी द फाइनल वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी का क्या करना है भाई, वो तो कंजर्व नहीं हुई, तो ना सी आप सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिखो, हाफ M1 V1 स्क्वायर हाफ M2, ये हो गई इनिशियल काइनेटिक। फाइनल लिखो 1/2, दोनों मासेज एक हो गए ना, यक जान हो गए, M1 प्लस M2 इंटू VF का, क्या दोनों बराबर है? अगर तो काइनेटिक एनर्जी लॉस आया है हमें, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो बच्चों इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक का कंजर्वेशन नहीं अप्लाई करते, काइनेटिक का डिफरेंस लेते हैं। पहले कितनी थी, बाद में कितनी है, दैट इज नोन एज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, नोन एज द। ये फॉर्मूला आपको दो को न्यूमेरिकल और एक आध एग्जांपल में यूज करना पड़ेगा, इसको याद रखना है। पहले इनिशियल काइनेटिक निकालना, फिर फाइनल, और इनिशियल में से फाइनल माइनस करनी। यहां फाइनल में से इनिशियल नहीं माइनस करनी, क्यों बोला? क्योंकि फाइनल तो कम है और इनिशियल ज्यादा है, तो ज्यादा में से क्या निकालना है, कम को माइनस करना है। ये हमारे पास वन डायमेंशन का पोर्शन हो गया खत्म। एक वन डायमेंशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वो पूरी लंबी डेरिवेशन है। ये उसके मुकाबले में बिल्कुल चुंगा मुंगा सी डेरिवेशन है, एक मास है आपस में खुद के। अब आते हैं बाकायदा तौर पे टू डायमेंशन पे। इस पे टू डायमेंशन पे ना बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आसान सा एक काम मैं आपको समझा दूं कि जब कोई वेक्टर दो डायमेंशन में चला जाता है और किसी एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, तो हमें उसके कंपोनेंट्स बनाने पड़ते हैं अलोंग एक्स एक्सिस भी और अलोंग वाई एक्सिस। अब देखो ये वेलोसिटी का वेक्टर है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा, v cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा, v sin थीटा। यहां तक बात समझ आई? एक और बात भी सीख लो, अगर ये वेक्टर इस तरफ होता तो इस तरह से कंपोनेंट बनते, ये एंगल बनता, ये v cos थीटा ही रहना था, लेकिन ये माइनस v sin थीटा बनना था, क्योंकि ये पॉजिटिव y को नहीं जा रहा, इधर जा रहा है नेगेटिव y डायरेक्शन में। अब इस एक डायग्राम को अगर आप समझ गए सब बच्चे, तो इतना आसान है दोनों टू डायमेंशंस का, इलास्टिक और इन इलास्टिक। देखो फर्क क्या होना है, इलास्टिक कोलिजन में डायमेंशंस भले टू हैं, मोमेंटम भी कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा। इन इलास्टिक में डायमेंशंस भले दो हैं, सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होगा। काइनेटिक में हम फिर वही काम करेंगे, इनिशियल और फाइनल और फिर दोनों का डिफरेंस। और एक आखिर में छोटा सा टॉपिक बच जाएगा, उसके लिए एक नया लेक्चर जाया नहीं किया जा सकता, उसमें भी आपको मैं एक ऐसा रट्टा लगवा दूंगा कि आपको आज हमारा इंशाल्लाह ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इलास्टिक कोलिजन इन हाउ मेनी डायमेंशंस, टू डायमेंशंस। इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस। ये मास 1 है, सीधा ट्रेवल करता हुआ जा रहा है। आगे ये मास 2 है, ये भी शुरू में दिखाया है कि ट्रेवल कर रहा है। फिर ये मास इस मास को जब टक्कर मारेगा तो M2 फर्ज करो ऊपर को निकल गया और M1 टक्कर मार के नीचे निकल गया। यहां पे मैं थोड़ी सी टेक्निकल एरर बता दूं, आपकी किताब में M1 और M2 बिल्कुल आमने सामने बने हुए हैं, देखें जरा, बिल्कुल आमने सामने बने हुए एक ही लाइन में। ऐसी सूरत हाल में ना हम टू डायमेंशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भाई, यही डायग्राम तो वन डायमेंशन में भी बनी हुई है। तो जब टू डायमेंशन करना हो तो हमेशा चीज को किसी खास डिस्टेंस, मतलब उनके सेंटर ऑफ मासेस आमने सामने नहीं होने चाहिए। इसलिए मैंने यहां पर जो डायग्राम बनाई है उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ बनाया ताकि पता लगे कि ये सेंटर टू सेंटर कोलिजन नहीं है, ये थोड़े एंगल पर, थोड़े डिस्टेंस पर कोलिजन है। अब अगली बात, ये सिस्टम हमारे पास कंपोनेंट्स में आगे डिवाइड होगा। ये बेटा हो गया वाई एक्सिस और ये हमारे पास कौन सा हो गया, एक्स एक्सिस। ऊपर कौन जा रहा है, V2, नीचे कौन आ रहा है। यहां से V2 के कंपोनेंट्स अगर बने तो ये बनेगा V2 डैश साइन थीटा 2 और ये बनेगा V2 डैश कॉस थीटा 2। नीचे की तरफ अगर देखें यहां पे
ये बनेगा v1 डैश cos थीटा 1 और ये बनेगा v1 डैश sin थीटा 1। साथ साइन क्या आएगा? माइनस। अब आपने जब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है तो एक्स एक्सिस पे अलग लगाना है, वाई एक्सिस पे अलग लगाना है। अब देखो कैसे लगेगा ये। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस? टक्कर से पहले बहुत आसान है, m1 v1 प्लस m2 v2 और टक्कर के बाद m1 v1 डैश cos थीटा 1 प्लस m2 v2 डैश cos थीटा 2। मेरा नहीं ख्याल ये मुश्किल चीज है। दोनों कॉज कंपोनेंट्स को जमा कर दो, फाइनली दोनों कॉज जमा होंगे और जब y पे जाएंगे तो फाइनली दोनों साइन जमा होंगे। अब देखो क्या इन दोनों का मोशन शुरू में को y एक्सिस में है? क्या ये ऊपर को जा रहा है या नीचे को जा रहा है? नहीं जा रहा भाई। ना पहली बॉल y में जा रही है ना दूसरी बॉल इनिशियली y में जा रही है। टक्कर के बाद अलबत्ता इन्होंने अगली स्टिमुलेशन लाजमी की है। टक्कर के बाद ये भी y में गई है और ये भी y में गई। पहले 1 वाला लिखेंगे, माइनस m1 v1 डैश साइन थीटा 1 प्लस m2 v2 डैश साइन थीटा 2। अब आप चाहें तो इस माइनस वाली रकम को इधर लाके क्या कर लें, प्लस कर लें, जिससे यह साबित होगा कि सिस्टम का जो y मोमेंटम है वो इनिशियली और फाइनली दोनों तरह क्या है, बराबर है। दोबारा सुन लो और समझ लो। ये दोनों गेंदें y में x में जा रही थी शुरू में y में नहीं जा रही थी, लिहाजा y में शुरू वाला मोमेंटम क्या है, 0 है। उसके बाद पहले वाली गेंद नीचे को पलटी है तो इसलिए उसने माइनस साइन से जरब खाई। दूसरी पॉजिटिव डायरेक्शन में गई है तो वो पॉजिटिव ही है। क्योंकि आप कंजर्वेशन y पे अप्लाई कर रहे हो लिहाजा आपने साइन थीटा लिखा है, यहां कंजर्वेशन x पे अप्लाई किया है लिहाजा आपने कॉस थीटा लिखा है। समझ आ गई बात की? 1 से 2 मरतबा की प्रैक्टिस है और ये टॉपिक बिल्कुल मुश्किल नहीं है। काइनेटिक की कंजर्वेशन इसमें अप्लाई होगी यार, होगी यार। कौन सी कुलियन? तो आप सिंपल लिखो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। आगे आप बस सिंपल इक्वेशन लिख दो, 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर। किताब में मतलब ये एक शॉर्टकट आपको दिया है, अदरवाइज तो फाइनली साइन कंपोनेंट भी है, कॉस कंपोनेंट भी है, लेकिन उसने बस ओवरऑल जो फाइनल वेलोसिटीज हैं उनको कंसीडर किया। और इसमें ये दोनों बराबर क्यों है? क्योंकि ये कोलिजन कौन सी है, इलास्टिक कोलिजन। बात समझ आ गई सबको? ठीक है। और अब हम आते हैं इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। इस डायग्राम को यूं बनाया गया है कि एक गेंद m1 सीधी जा रही है एक्स एक्सिस में और m2 एक गेंद है जो नीचे से एक एंगल बनाती हुई आगे यहां पे इसको मारेगी टक्कर और फिर ये दोनों गेंदें आपस में जुड़ जाएंगी, खुब जाएंगी, क्योंकि कोलिजन कौन सी है, इनइलास्टिक। जब दोनों एक दूसरे में जम हो जाएंगी तो फिर एक ही फाइनल वेलोसिटी से आगे चलेंगे। अब बच्चों कंपोनेंट्स किन किन बॉल्स के बनने हैं? कंपोनेंट पहले बनना है m2 का। m2 के कंपोनेंट्स में देखो, एक ये कंपोनेंट, ये कौन सा, y कंपोनेंट। आप इसे लिखोगे v2 साइन थीटा और ये इसका x कंपोनेंट है, ये आपके पास है v2 cos थीटा। ठीक है, इसको चलो इस डायरेक्शन में कर लो ताकि ज्यादा पजल ना हुआ। और फिर फाइनल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बनेंगे। यहां से लाइन ड्रॉ करोगे, ये क्या लिखा जाएगा, vf sin फाई, और ये क्या लिखा जाएगा, vf cos। इस सिंबल को फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसमें मोमेंटम का कंजर्वेशन लगेगा अलोंग एक्स एक्सिस और फिर अलोंग, काइनेटिक का नहीं लगेगा क्योंकि काइनेटिक कंजर्व। काइनेटिक पे फिर वही रूल लगाओगे, इनिशियल फिर फाइनल फिर दोनों का डिफरेंस। तो पहले आ जाओ इनिशियल एक्स मोमेंटम पे। ये जो पहले वाली गेंद है इसका मोमेंटम है m1 v1 और प्लस इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है, m2 v2 cos थीटा इज इक्वल टू। अब बच्चों फाइनली एक ही कंपोनेंट है एक्स एक्सिस में, कौन सा, m vf cos फाई, m vf cos फाई। बुक पे देखो ऐसी लिखी हुई इक्वेशन, m1 v1 प्लस m2 v2 cos थीटा is equal to m vf cos फाई। that is the conservation of momentum along which axis, x axis। अब conservation of momentum along y axis,
क्या पहली गेंद का कोई मोशन है वाई में? नहीं है, तो जीरो आ गया। दूसरी गेंद का वाई एक्सिस में मोशन है और नेगेटिव डायरेक्शन में है, ऐसे ही है ना? तो आप बुक में शायद प्लस लिखा हो, देखो जरा बुक में प्लस लिखा हो, एक्चुअल में ये माइनस है, बुक में क्या चल रहा है? प्लस। तो फिलहाल बुक के अकॉर्डिंग लेके चल लो, क्योंकि एंड पे दोनों साइन इंटरचेंज हो सकते हैं। यहां पे आपने लिखा प्लस M2 V2 साइन थीटा, सिंपल थीटा ही लिखना है, और इक्वल टू के बाद M VF साइन फाइव, ये है मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, M VF साइन फाइव। फाइनल देखो बुक में इक्वेशन वेरीफाई करो, यही, इससे आगे कोई डेरिवेशन नहीं की हुई उसने। आप एक और तरह भी इसको प्लस साइन कंसीडर कर सकते हैं। देखो इस डायग्राम में ये गेंद प्रैक्टिकली नीचे की तरफ मूव कर रही थी, इसमें ये गेंद ऊपर की तरफ मूव कर रही है, यानी ओवरऑल देखा जाए तो ये आ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही रही है, ये पॉजिटिव वाई की तरफ जा रही है, इसलिए आप इस माइनस साइन को बगैर पजल हुए भी प्लस कंसीडर कर सकते हैं। यहां पर हो गया अलॉन्ग एक्स अलॉन्ग वाई, और काइनेटिक ने तो कंजर्व होना कोई नहीं है। अगर कोई बात ना समझ आए तो कमेंट्स में सर अली से पूछ लेना, कंफ्यूज मत होना। उसकी इक्वेशन वैसे लिखी जाएगी 1/2 M1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2 V2 स्क्वायर, और यहां पे लिखा जाएगा 1/2 MVF का स्क्वायर। और लॉस के लिए क्या करना है? इनिशियल में से किसको माइनस करना है? फाइनल। तो बच्चों यहां तक जो पोर्शन है इसके बारे में मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। पिछली जो किताब हुआ करती थी, पुरानी फर्स्ट ईयर जिसे आप कह लें, उसमें सिर्फ एक ये टॉपिक था, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब आपकी नई किताब में ये टॉपिक ऐड किए गए हैं, इन इलास्टिक इन वन डायमेंशन। उसके बाद 2 डायमेंशंस का सहारा लेके भी आपको पढ़ाया गया है, इलास्टिक भी और इन इलास्टिक। तो आपको ओल्ड लेक्चर्स में कहीं ये वाली चीजें नहीं मिलेंगी, ये समझ लें कि आज ही रिकॉर्ड हो रही हैं और इसी से ऑनवर्ड ही आगे चलेंगे। इन सब चीजों को करने के बाद किताब खोलें और लास्ट पे देखें, एक टॉपिक है, मुख्तसर सा टॉपिक है, रॉकेट प्रोपल्शन। क्या नाम है टॉपिक का? रॉकेट प्रोपल्शन। बच्चों वैसे तो रॉकेट टेक्नोलॉजी आज के जदीद दौर में शदीद एडवांस हो चुकी है, शदीद एडवांस। मतलब ऐसे रॉकेट आ चुके हैं जो सवारियां छोड़ भी जाते हैं, ले भी आते हैं, और तबाह भी नहीं करने पड़ते। एक वो दौर था कि रॉकेट से सवारियां पहुंचा के, चीजें स्पेस में पहुंचा के रॉकेट को डिस्पोज कर दिया जाता था, और अटलांटिक ओशन में इसको एक गहरी जगहों पे समंदर में गिरा दिया जाता था ताकि मुल्कों के राज चोरी ना हो सके, टेक्नोलॉजी चोरी ना हो सके। लेकिन आजकल के दौर में आपने एलॉन मस्क का नाम सुना होगा, उसकी कंपनी है स्पेस एक्स। वो समझ लें मंठार बसों वाला काम चल रहा है कि सवारियां लेके भी जा रहे हैं, सवारियां लेके भी आ रहे हैं, मतलब वो लैंड भी कर सकते हैं वापस, उसमें बस रिफ्यूलिंग होगी। अब हमें हमारे किताब के मुताबिक बस इतनी बातें समझनी है कि रॉकेट के उड़ने का प्रिंसिपल क्या होता है। गुब्बारे में हवा भरो, भर के छोड़ दो, उड़ता नहीं है वो, आपकी मर्जी से नहीं उड़ता, पर उड़ता है। आपकी मर्जी से इसलिए नहीं उड़ रहा क्योंकि आपने उसको पूरी तरह से स्टेबलाइज कंडीशन में नहीं रखा। हाँ वो आपकी मर्जी से उड़ सकता है, एक तरीका है। आप क्या करो, एक रस्सी, एक धागा लगा दो उस सिरे से इस सिरे तक, और उस धागे में एक स्ट्रॉ डाल दो, पानी वाला नहीं होता जो स्ट्रॉ, वो स्ट्रॉ उसमें डाल के फिर धागा लगा दो। गुब्बारे में हवा भर के ना, गुब्बारे को टेप के जरिए ऐसे जोड़ दो इस स्ट्रॉ के साथ, और फिर यहां से उसकी नोजल को जब आप ओपन छोड़ोगे तो गुब्बारा मजबूर है इस स्ट्रॉ के साथ मूव करने के लिए। अब वो इधर उधर रैंडमली नहीं मूव करेगा, वो स्ट्रॉ जिस डायरेक्शन में उसको लेके जा सकता है वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। अब आपने उसको स्टेबलाइज कर दिया, यानी अकले इंसानी लड़ाई जाए तो आप रॉकेट के मोशन को अपनी मर्जी से स्टेबलाइज कर सकते हैं। रॉकेट का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है जी? 2 प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। रॉकेट के अंदर फ्यूल जलता है, जलने से उसका मोमेंटम चेंज होता है, मोमेंटम चेंज होता है तो उसको फोर्स मिलती है जो उसको लेकर जाती है ऊपर की तरफ। दूसरा वर्किंग प्रिंसिपल, एवरी एक्शन हैज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। तो वो जो गैसेस का अखराज है बड़ी तेजी से बाहर की तरफ, वो क्या है? एक्शन। और उसके मुकाबले में जो रॉकेट का ऊपर उठना है वो क्या है? रॉकेट के इस ऊपर उठने के अमल को थ्रस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थ्रस्ट बोला जाता है। अगला हिस्सा जो अगला पैराग्राफ है इसमें, वो क्या है? रॉकेट कितना फ्यूल, अच्छा पहले फ्यूल की बात करना है। फ्यूल क्या होता है रॉकेट में? लिक्विड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करवाया जाए
तो ये बहुत हाई प्रेशर के साथ दोनों जलते हैं गैसेस, और इनके जलने से आपने रॉकेट का उड़ना देखा होगा कि उससे एक ह्यूज अमाउंट में जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, और हाई स्पीड के साथ रिलीज होती। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या चाहिए? हाई स्पीड। कितनी स्पीड? जब ये फ्यूल जल के बाहर निकलता है ना, इसके निकलने की स्पीड होती है 4000 मीटर पर सेकंड। Subscribe Friends Physics for the love of physics. और एक सेकंड में कितना फ्यूल जल रहा होता है? 10,000 किलोग्राम फ्यूल जलता है एक सेकंड में। इतना फ्यूल जला के, इतनी स्पीड निकाल के, तब कहीं जाके आप रॉकेट को इस काबिल बनाते हैं कि वो थ्रस्ट लेके हवा में ऊपर आहिस्ता आहिस्ता उठ सके। आपकी किताब में सिर्फ ये दो डाटा दिए हुए हैं, m/t यानी किलोग्राम पर सेकंड, और स्पीड 4000। थोड़ा सा आप फिजिक्स का मुताला करें तो आप इन दोनों के मिलाप से बनने वाली फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं। फोर्स है मास ओवर टाइम का प्रोडक्ट वेलोसिटी के साथ। गौर करो तो ये बन रहा है mv/t। mv क्या होता है? मोमेंटम। t क्या होता है? टाइम। तो आपने मोमेंटम में ये फोर्स पढ़ी तो थी, फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 4 × 10 की ताकत 7 न्यूटन, यानी 40 मिलियन न्यूटन की ताकत एक टिपिकल रॉकेट को चाहिए होती है जमीन से उठकर किधर जाने में? खला तक जाने में। अब अगर आप इक्वेशन बनाए रॉकेट की कि एक्सेलरेट कैसे करता है, इसको जरा गौर से देखना, बुक पे डेरिवेशन नहीं की हुई। रॉकेट की पूरी बॉडी का मास है m, रॉकेट की एक्सेलरेशन है a। पूरी बॉडी का मास m और रॉकेट की एक्सेलरेशन है a, और दूसरी तरफ ये फोर्स जो अभी हमने कैलकुलेट की, जो फ्यूल के जलने से पैदा हो रही। बुक में इस टाइम को इग्नोर किया हुआ है क्योंकि ये टाइम बेसिकली 1 सेकंड के तौर पे चल रहा है। 1 पुट हो गया यहां पर। अब आपके पास इक्वेशन रहेगी ma इज इक्वल टू mv। यहां से कैपिटल M दूसरी तरफ देखो डिवाइड हो रहा है बुक पे। इक्वेशन बन रही है mv डिवाइडेड बाय कैपिटल M। अब आपका सवाल होना चाहिए स्मॉल m क्या है और कैपिटल M क्या है? स्मॉल m है फ्यूल का मास और कैपिटल M है पूरे रॉकेट का मास। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए इसमें कि रॉकेट का जो फ्यूल है वो पूरे रॉकेट का 80% होता है। मतलब पूरे रॉकेट बॉडी में 80% सिर्फ क्या है? फ्यूल है। रॉकेट उड़ा, जैसे जैसे रॉकेट में फ्यूल जलेगा उसका टोटल मास कम होगा और उसकी एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी, हायर स्पीड अटेन करने लग जाएगा। आपके ख्याल में एक टिपिकल रॉकेट को खला, बड़ी बात अच्छी खासी दूर है, एक रॉकेट को खला तक जाने में कितना अरसा लगता हो अंदाजन? वैसे तो हमने जारी बात, हमारे इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में, हमने क्या करना? असि ये तो लाहौर पहुंच गई, बड़ी गल है, खला जाके की करना है? हाँ जी, अंदाजन कितना अरसा लगता होगा? आप तीनों बताएं क्योंकि आप आपस में बहुत डिस्कशन कर रहे हैं, आप बताएं। एक टिपिकल रॉकेट को खला तक पहुंचने में कितना अरसा लगता होगा? कितना टाइम? घंटे लगते होंगे। चलो कितने घंटे लगते होंगे? लाहौर तक भी 2.5 घंटे लग ही जाने में। 2-4 घंटे स्पेस में जाना यार, केड़ा आप पतो ही जाना, 4 घंटे लग जाएंगे। अच्छा जी, इस लाइन से कोई बच्चा, इस लाइन की जहानत जरा आश्कार हो जाए या इंफॉर्मेशन आश्कार हो जाए। 1 हफ्ता, ठीक है, गुड, शाबाश, पर करीब करीब है। हाँ 1.5 हफ्ता, चलो 1.5 हफ्ता और करीब हो गए। हाँ जी, लास्ट पे महद फहद, तुम लोग के नाम मुझे सर ने याद करा दिए। अंदाजन महीने लगते होंगे, ये तो और करीब पहुंच गए हैं। आप बताएं। 10 to 15 मिनट इज द नियरेस्ट आंसर। रॉकेट को मैक्सिमम 9 मिनट लगते हैं स्पेस तक पहुंचने में। कितना टाइम लगता है? स्पेस का कॉन्सेप्ट जरा गौर से सुन लो। स्पेस का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप निजाम शमसी से बाहर जाएंगे तो स्पेस शुरू होगी। जमीन से इतने फासले पर जाना जहां आप जमीन के गिर्द ऑर्बिट कर सकें, ये फासला सिर्फ 100 किलोमीटर है, और 100 से आगे हर किलोमीटर पे आप जमीन के गिर्द घूम सकते हैं। 100 किलोमीटर यहां से पत्तों की भी है, 100 किलोमीटर यहां से। लेकिन जब आप पत्तों की जाते हैं तो आप यहां से जाते हैं गाड़ी पे, और मैक्सिमम स्पीड आप पहुंच भी जाए तो 120 पे जा सकते हैं। रॉकेट की जो स्पीड है वो हजारों किलोमीटर फी घंटा में होती है, इसलिए वो ये 100 किलोमीटर का फासला सिर्फ और सिर्फ 9 मिनट के अंदर तय करके स्पेस की हदूद में दाखिल हो जाता है। हाँ, उसके बाद डिपेंड करता है मिशन वाइज कि इसको आगे कितना दूर पहुंचाना है, लेकिन वो हदूद दरबा जहां से हम कहें कि स्पेस बाकायदा तौर पे शुरू हो चुकी है, वो यहां से सिर्फ कितने मिनट की दूरी पे है? 9 मिनट की दूरी पे। तो एक टिपिकल रॉकेट कितना फ्यूल जलाता है? बावाजे बुलंद बताना है। 10,000 किलोग्राम पर सेकेंड।
कितनी स्पीड से, फ्यूल कितने परसेंट है, एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या है, mv/m। जैसे जैसे फ्यूल कम होता जाएगा, रॉकेट का अपना m भी कम होता जाएगा, m कम होता जाएगा और उसकी एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी। तो ये बाकायदा तौर पे आज हमारा सेकंड चैप्टर थ्योरेटिकली क्या हो गया है, खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में माइंड बना के आना, कैलकुलेटर रजिस्टर लेकर आना, हमने इस चैप्टर के करने हैं न्यूमेरिकल।